अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और उसके ज़ेर तमाम द डिसिप्लिन्ड एकेडमी और हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स जारी है। उस सिलसिले में हम साइंस की किताब पर काम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया है। मैं आपके साथ इसका नाम शेयर कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 9 जो कि 113 नंबर पेज पर है, वेव्स एंड एनर्जी। ये जनाब हमारे टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम है। और यहाँ पर अगर आप वॉलपेपर की तरफ आएँ तो एज़ यूजुअल मैं वॉलपेपर आपके साथ शेयर करता हूँ और हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ कि उसके स्टार्ट में जब यूनिट स्टार्ट होता है तो उससे रिलेटेड एक यूनिक आपको वॉलपेपर नज़र आता है हमारे पास। देखिए जी, वेव्स क्या हैं? लहरें हैं जी, ठीक है। और एनर्जी क्या है? ये ज़ाहिर है तवानाई को कहते हैं। अब वेव्स और एनर्जी का क्या रिलेशन है, ये चीज़ ज़रा हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर वॉलपेपर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेव्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनका जो भी मामलात हैं वो भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वेव्स क्या चीज़ हैं। वेव्स लहरें हैं जो कि किसी भी शक्ल में हो सकती हैं और उन्हें याद रखिएगा कि उन्हें ट्रैवल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी एक सोर्स या मीडियम चाहिए होता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको समझना जो है आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जनाब वेव्स क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो मेरी आवाज़ है उसकी जो लहरें हैं, साउंड की जो लहरें हैं यानी साउंड वेव्स, ये इस वक्त हवा में ट्रैवल करती हुई जो है वो जा रही हैं माइक के अंदर और वहाँ से फिर जाहिर है कि वो रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो वेव्स हैं ये कहलाएंगी साउंड वेव्स। अब ये जो मेरी साउंड वेव्स हैं या ऑडियो वेव्स कह लें, जो मैं बोल रहा हूँ और आपको यकीनन वो सुनाई दे रहा है, तो ये अब जाहिर है कि ये भी वेव की एक शक्ल है। लेकिन इनको किस किस्म का सोर्स या मीडियम चाहिए आगे जाने के लिए? जाहिर है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मेरे से कुछ फासले पर कैमरा है, माइक है और उसमें ज़ाहिर है वो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू ये मेरी वेव्स या मेरा ये जो ऑडियो या साउंड है आप तक पहुँच रही है? और वो है एयर, हवा। यानी हवा एक सोर्स या मीडियम है जिसके थ्रू मेरी जो आवाज़ है वो आप तक स्टूडेंट्स पहुँच रही है। इसी तरह वाटर वेव्स हैं और उनका मीडियम या उनका सोर्स वाटर होता है। इसी तरह हर वेव का कोई ना कोई मीडियम होता है, ये याद रखिएगा। मास वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कि उनका कोई मीडियम नहीं होता, उन्हें मतलब किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बगैर मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? ये जनाब वो वेव्स होती हैं जो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ये खैर एक मैंने एक बड़ा मुख्तसर सा कोशिश की कि आपको इसका व्यू दूँ। अब यहाँ आपको ये वेव्स नज़र आ रही हैं, लेकिन अगेन मैं चैप्टर नेम की तरफ जाता हूँ, वेव्स एंड एनर्जी। तो इसका आपस में क्या रिलेशन है? जिस तरह आपको याद होगा इससे पिछला चैप्टर था चैप्टर नंबर 8 और उसमें हमने पढ़ा था फोर्स और मोशन का। तो उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि जनाब फोर्स और जो ज़ाहिर है मोशन है उसका आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह ये आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो आप वेव्स और एनर्जी को भी समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एनर्जी, जैसा कि आपको पता है, अभी आपने वाटर वेव्स देखी हैं वॉलपेपर के ऊपर। पानी की जो वेव्स होती हैं वो भी ज़ाहिर है वेव्स होती हैं और उनका काम ये होता है कि वो एक कोई भी चीज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाती है। आपने ये यकीनन देखा होगा, कश्तियाँ जब पानी पर चलती हैं तो वो पानी की जो वेव्स होती है ना, वाटर वेव्स, उसके साथ साथ वो ट्रैवल करती हैं और पानी जो होता है वो अपने बहाव के साथ हर चीज़ को ले जाता है। उसमें टूटे हुए दरख्त भी होते हैं, इंसान भी डूब जाते हैं, गाड़ियाँ तक वो ले जाता है। या आपने फ्लडिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी, सुनामी की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बेतहाशा जो है वो एकदम से पानी जो है वो आ जाता है और उसका जो है ना इतना बड़ा वॉल्यूम आता है कि वो जनाब इवन वो घर और गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें जो भारी वज़नी होती हैं उनको भी वो अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो ये बेसिकली ताकत होती है पानी की वेव्स की और ज़ाहिर है वो एनर्जी कैरियर है और इसी एनर्जी को लेके जो है ना फिर वो ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। यानी कि एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दरख्त टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं अपनी जगह से, हवा के ज़रिए उखड़ जाते हैं। आप हवा देखते हैं जब बहुत ज़्यादा चलती है तो उसकी एनर्जी से भी। तो वेव्स बुनियादी तौर पे याद रखें, वेव्स और एनर्जी का जो रिलेशन है आपस में वो ये है कि वेव्स एनर्जी कैरियर होती हैं, यानी कि वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं।
इसकी मिसाल मैंने आपको बताई है, वाटर वेव्स हैं। जब आप देखते हैं कि पानी में बहुत तेज़ वेव्स होती हैं या उसका जो बहाव होता है वो बड़ा तेज़ होता है, तो उसके अंदर आप कोई भी चीज़ अगर ड्रॉप कर दें या आप देखते हैं उसमें कश्ती है तो वो बड़ी तेज़ी से उसके बहाव के साथ बहती चली जाती है। इवन अगर उसके अंदर कुछ लोग चप्पू वगैरह भी चलाएं मुखालिफ सिमत में, पूरी कोशिश करें हाथ पाँव मारने की, लेकिन वो उनकी कोशिश बराबर साबित नहीं होती, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो इस कदर तेज़ होता है कि वो उनकी जो कोशिश या एनर्जी या जो फोर्स होती है ना, उसको वो समझ लें कि वो अंडू कर देता है या वो उसको बिल्कुल जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर देता है और वो उसके बहाव के साथ वो चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वेव्स जो होती हैं वो एनर्जी पोजेस करती हैं और एनर्जी कैरियर होती हैं। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि वॉलपेपर के ऊपर आपको ये दो तरह की वेव्स नज़र आ रही हैं, ये इस तरीके से आपको, और ये इसमें अब फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको? फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि ये जो वेव है ना, ये ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई है, ये आप देख सकते हैं, और ये कम दफ़ा रिपीट हुई है। तो बस ये इनमें फ़र्क है, बाकी ये दोनों वेव्स हैं। और इसमें अगर आप देखें तो अगर ये ज़्यादा बार रिपीट हुई है तो उसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर ये कम बार रिपीट हुई है एक टाइम में, कोई भी गिवन टाइम है, तो इसका आप यूँ कह सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी लेवल कम है। खैर अभी हम देखते हैं वेव्स की कुछ इकसाम। ये तो आपको वेव्स यकीनन समझ आ गई हैं। अब वेव्स की पहले तो इकसाम देख लेते हैं। जैसे ये वाटर वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, वॉलपेपर पर भी आपने देखी हैं। अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की वेव्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसमें डिफरेंट तरह का। अब ये देखें यहाँ पर आपको इसकी जो मैग्नीट्यूड या शिद्दत है वो कम नज़र आ रही है, फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, फिर यहाँ आकर और ज़्यादा देखें ये हुआ है। तो ये बेसिकली एक टाइम में ना, यानी ये एक्स एक्सिस पर टाइम होता है, तो ये जो है ना शिद्दत को ज़ाहिर करती है कि ज़लज़ला कितना शदीद है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो किसी इंसान के दिल की जो धड़कन है तो उसके हवाले से ये बनता है, तो ये भी वेव्स होती हैं। इसमें उतार चढ़ाव आपको नज़र आ रहा है, वेव फॉर्म नज़र आ रही है। तो ये सारी स्टूडेंट्स वेव्स होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखें, जब एक वेव स्टूडेंट्स यहाँ से चलती है ना, तो ये आपको एक साइन वेव की शक्ल में नज़र आ रही है। खैर ये बाद में चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन वेव असल में टोटल कितनी होती हैं, अब ये कैसे पता चलेगा ये कितनी वेव्स हैं? देखें यहाँ पे जहाँ इसकी पीक होती है ना, जिसको क्रेस्ट भी कहते हैं, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ से ट्रफ की तरफ हम जा रहे हैं, ये एक वेव है। इधर से ट्रफ से फिर क्रेस्ट की तरफ या टॉप की तरफ जा रही है, ये दूसरी वेव है। ये बेसिकली याद रखें। और एक पीक पॉइंट से दूसरे पीक पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब यकीनन आपको समझ आ रही है। अगर आपको मैं अगेन यहाँ वॉलपेपर पे लेके जाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके इस टॉप पॉइंट से इस टॉप पॉइंट तक जो फासला, डिस्टेंस या लेंथ बन रही है वो वेवलेंथ है। फिर आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको ये महसूस होगा कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और ये ऊपर वाली जो वेव है इसकी वेवलेंथ कम है। तो इससे कुछ चीज़ें हमें साबित होती हैं, वो मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्या साबित हो रहा है जी। वो साबित ये हो रहा है कि अब आप इधर देखें, अगर इसको समझें तो इसमें आप ये देखें कि ये वेव जो रिपीट हुई है वो ज़्यादा हैं और इसमें जो वेव रिपीट हुई है वो कम है। तो जिसमें वेव ज़्यादा रिपीट होती है उसे हम हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब हाई फ्रिक्वेंसी है, फिर जाहिर है उसका जो उलट है वो लो फ्रिक्वेंसी है। तो हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी के अंदर अगर आप वेव्स के हवाले से देखें वेव लेंथ, तो हाई फ्रिक्वेंसी में वेव लेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो इसमें आप यूं कह लें कि आप यूं कह सकते हैं शॉर्ट वेव लेंथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इसकी हाई होगी तो फिर वेव लेंथ इसकी कम हो जाएगी। इसको आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे लो फ्रिक्वेंसी है तो फिर लॉन्ग वेव लेंथ होगी, ये जनाब लॉन्ग वेव लेंथ। हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट वेव लेंथ, अगर शॉर्ट फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी होगी तो लॉन्गर वेव लेंथ होगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने भी आपको दिखाया है। और एम्पलीट्यूड होता है इसकी शिद्दत को कहते हैं कि ये कितनी ऊंची जा रही है। जैसे अभी मैंने आपको ये अर्थक्वेक की दिखाई है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी ऊंचाई और इसकी शिद्दत, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो आई एम श्योर यहाँ तक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही है। मेरी कोशिश होती है कि मैं
कुछ चीज़ों को स्टूडेंट्स को डिटेल के साथ बताऊं और बहुत सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ज़ाहिर है कि 7th क्लास का जो बच्चा होता है वो इससे पहले फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह से इतना आगाह नहीं होता, उसको इतनी ज़्यादा टर्म्स का पता नहीं होता। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको जितना अच्छे तरीके से और जितना सिंपल तरीके से मैं इसको समझा सकूं, इसीलिए मैंने वेव्स और एनर्जी को मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया और इसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ और इसकी कुछ टर्म्स आपको बता दी हैं। अब हम ये देखेंगे कि जनाब इसके चैप्टर में आगे क्या है हमारे पास। देखें जी, चैप्टर में हमारे पास जब स्टार्टिंग करते हैं 114 नंबर पेज पर, तो 9.1 पर वेव्स आ गई, और ये जो मैं अभी आपको समझा भी चुका हूँ, तो यही चीज़ आपको इंशाल्लाह पहले पेज पर मिलेगी, और समझने के बाद आपके लिए ये 9.1 वाला टॉपिक आसान हो जाएगा कि वेव असल में है क्या। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन इन अ मीडियम विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। वेरी सिंपल, कि किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है उसे वेव कहते हैं। जैसे ये देखें, ये रस्सी को झटके दे रहे हैं तो इसमें भी वेव्स पैदा हो रही हैं। ये सब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये गिटार है और ये इसकी स्ट्रिंग्स हैं, जब आप इनको उंगली के साथ वो वाइब्रेट करते हैं तो इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है और आपको आवाज़ आती है। तो ये सब के सब जो है ना, ये वेव्स की शक्लें हैं, ये आप देख सकते हैं। इफ़ वी डिस्टर्ब अ मीडियम, कोई भी मीडियम है, अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, कोई धागा या रस्सी है, कोई स्प्रिंग है, पानी है, हवा है, या कोई भी किसी तरह के पार्टिकल्स हैं मीडियम के, दे वाइब्रेट आफ्टर डिस्टर्बेंस, देन वी हैव प्रोड्यूस्ड वेव्स। तो ज़ाहिर सिंपल सी बात है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे। अब देखें, इस पानी के अंदर ये कोई पत्थर सा गिरा है, तो पत्थर गिरने के बाद, यानी पेबल, कोई कंकरी या बजरी, कोई भी चीज़ गिरने के बाद ये वेव्स पैदा हुई। ये स्प्लैश भी आया। स्प्लैश का मतलब ये कि देखें, ये कतरे इसके कुछ हवा में उछल रहे हैं, इसको स्प्लैश कहते हैं। लेकिन ये जो चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है ना गोलाई में, ये वेव्स हैं, और यहाँ भी वेव्स पैदा हो रही हैं। बच्चा भी इस तरह से ये कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ सकते हैं। वाइब्रेटिव मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रू मोशन होती है ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब ये किस तरह की हो सकती है? अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिखाऊं, तो मेरे पास लेट सपोज ये एक स्केल है स्टील का, और ये मैं आपको यहाँ पर रख के अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये आयरन स्केल है, ये मैंने यहाँ पे रखा है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मैं यहाँ लेके जाता हूँ एक्सट्रीम पर, और ये देखें, ये इस तरह से मूव हुआ है, यानी कि टू एंड फ्रू। ये अगर आप इसको वीडियो को स्लो करेंगे तो आपको फील होगा कि ये इस तरह से वाइब्रेट। तो जब इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पर लेकर जाएंगे, फिर छोड़ेंगे, तो ये एक दफ़ा इधर जाएगा और फिर इधर ये वापस आएगा, और जैसे ही ये इसकी जो है ना ऑसिलेशन या वाइब्रेशन डैम्प होगी, ख़त्म होगी, तो फिर ये आखिरकार अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की या वाइब्रेशंस की। इसके अलावा झूला एक एग्जांपल हो सकती है बच्चों का, जिस पर वो ज़ाहिर पींगे लेते हैं, झूला होता है, तो वो टू एंड फ्रू मोशन होती है। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। घड़ी का पेंडुलम भी है। तो इन चीज़ों को आप यकीनन समझ सकते हैं। खैर, ये जो चीज़, अब इसको अगेन पढ़ते हैं यहाँ से। व्हेन वी ड्रॉप अ पेबल इन स्टैंडिंग वाटर ऑफ अ पॉन्ड, कोई भी तालाब है, उसके अंदर जो खड़ा हुआ है पानी, उसमें जब हम कोई कंकरी फेंकते हैं या कोई पत्थर फेंकते हैं, वाटर डिस्टर्बेंस, तो वाटर क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाती है। वाटर वेव्स ऑन इट्स सरफेस स्टार्ट्स ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। ये जो है ना, जहाँ पत्थर गिरा, ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, और जो पानी की जो वेव्स है उसके अतराफ में जो है ना वो पैदा होती है और उससे दूर की तरफ जाती हैं। वी प्लेस अ कॉक, अ लाइट वुड पीस, यानी कि एक हल्की सी लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे कॉक कहते हैं, अगर उसको हम पानी की सतह पे रख दें, and we will see that it will vibrate on its position up and down when waves passes through it। तो वो ज़ाहिर पानी की वेव्स के साथ साथ हिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट्स हम अक्सर अपनी लेबोरेटरीज़ में या क्लासेस में परफॉर्म करते रहते हैं। बट कॉक डज नॉट मूव विद द वेव, या पार्टिकल ओनली वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन, इट डू नॉट ट्रेवल अलॉन्ग द वेव। इसका मतलब ये है कि अगर जो वेव होगी ना, अगर वो आगे की तरफ जाएगी तो वो कॉक उसके साथ मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो डेफिनेटली उसके मीडियम के साथ नहीं जा रहा। वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ द कॉक आल्सो शोज द वेव्स गिव एनर्जी टू कॉक टू वाइब्रेट। सिंपल सी बात है। उस कॉर्क की जो वाइब्रेशन है उससे ये पता चलता है कि जो वेव्स होती हैं वो उसे क्या देती हैं? एनर्जी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
अभी मेरी कोशिश थी कि आपको वेव्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का बताया जाए। इस हवाले से इस लेक्चर में अब तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई टर्म ना समझ आई हो, कोई वर्ड ना समझ आया हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।